तो राजनीति इन दिनों दफ्तरों से निकलकर सड़क पर आ गई और हर रास्ता ऐसा लगता है जेनजी की तरफ जा रहा है। पंचायत विद रिपोर्टर्स में इस हफ्ते हम इसी की बात करेंगे कि सियासत कैसे बंद कमरों से, पार्टी दफ्तरों से अब सड़क की तरफ जा रही है, लोगों तक जा रही है, पहुंच बना रही है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब जेनजी आउटरीच में व्यस्त है, बिजी है। और हम इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से बीजेपी की नई टीम 2029 के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है और कैसे कांग्रेस पार्टी अभी भी संगठन मजबूत करने में लगी हुई। तो पंचायत विद रिपोर्टर्स में हमारे साथ आज मौजूद हैं शंकर आनंद। खास तौर से इसलिए बुलाया कि सत्येंद्र जैन को कोई ना कोई एजेंसी हर बार क्यों उठा ले जाती है और कोर्ट में वो मामला कहां तक टिकता है, उस पर फैसला क्या होता है, कल क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है उसके मायने क्या हैं, उस पर बात करेंगे। रवि सिंह से भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं और पल्लवी घोष सर्वशक्तिमान भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा सब पे टिप्पणी करती रहती हैं ट्विटर पे, तो उनसे तो कुछ भी पूछ सकता हूं मैं। तो पल्लवी, हम क्या जेंजी की कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि जेंजी एक मानसिकता है, जेंजी सिर्फ एज रिलेटेड नहीं है। नहीं, दिमागी नक्सल वाला भी मामला उसमें भी आप सोचिए। सॉरी काफी बवाल हो गया उसमें, काफी बवाल हो गया दिमागी में। एक्चुअली प्रधानमंत्री ने किसी का नाम ही नहीं लिया। खामखा मुझे लगता है पी चिदम्बरम ने क्यों ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने एक शगुफा छोड़ा। अब मुझे लगता है थोड़ा सा वो भी खेल गए। उनको पता था कि कोई ना कोई रिएक्ट करेगा। कांग्रेस को आइडियली इसमें घुसने की जरूरत ही नहीं थी। और मुझे कुछ कांग्रेस के नेता भी बोल रहे थे कि भाई हम लोगों ने जब ट्वीट देखा पी चिदम्बरम का, तब हम लोगों को लगा ये क्या बिना मतलब का उन्होंने लिखा। क्योंकि आपको याद होगा ना, जयराम रमेश ने ठीक उसके पहले शायद बाइट भी दिया था, पवन खेड़ा ने भी दिया था कि जो लोग अपोज करते हैं सरकार को उनको दिमागी नक्सल। अब पी चिदम्बरम ने अपना शुरू कर दिया कि मैं हूं दिमागी नक्सल। तो इसमें तो राहुल गांधी भी घुस गए। इसमें क्या है कि राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों एक ओबीसी के जिला अध्यक्षों की बैठक थी, उसमें उन्होंने कहा कि जब मैंने जाति जनगणना की बात की, राहुल गांधी ने कहा, जो ओबीसी के जिला अध्यक्षों की बैठक थी, कि जब मैं जाति जनगणना की बात कर रहा था तब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग अर्बन नक्सल हैं। अब जब हम और जा रहे हैं, जेनजी की बात कर रहे हैं, लोगों से रास्ता कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, युवाओं की, छात्रों की, उनके एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं लोग दिमागी नक्सल हो गए हैं। तो ये उनको लगा, कांग्रेस को ऐसा लगा कि ये जो जेनजी आंदोलन को उन्होंने बैक हैंड सपोर्ट किया या राहुल गांधी ने उसको लीड किया, उससे उनको लगता था टारगेट उनकी तरफ। इसलिए चिदम्बरम ने शुरुआत भले की होगी कि मैं दिमागी नक्सल हूं, उन्होंने खुल के कह दिया, बट कांग्रेस में बहुत ऐसे लोग मानते हैं कि हाँ हम हैं दिमागी नक्सल, आपको जो कहना है कहिए। तो ये एक नैरेटिव बना। रवि, एक जरा बात बताइए आप, ये जो दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, ये भारतीय जनता पार्टी जो शब्द कॉइन कर रही है आजकल, ये पार्टी उसको और आगे तक ले जाए और कांग्रेस को एक्सपोज करने वाली है, क्या करने वाली, इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कांग्रेस के नेताओं का आपने जिक्र किया, चाहे जयराम रमेश हो, फिर राहुल गांधी हो, राहुल गांधी ने तो बाद में इसके मुद्दे पे बोला, लेकिन चिदम्बरम का बोलना और उनका खास करके ट्वीट करना, क्योंकि वो गृह मंत्री रहे और गृह मंत्री का मतलब ये होता है कि नक्सलवाद को खत्म करना, आतंकवाद को खत्म करना उसकी जिम्मेदारी होती है। अब ऐसे में गृह मंत्री के तौर पर अगर वो ट्वीट करते हैं और उसको इंडोर्स करते हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं और इस पर मुझे गर्व है, तो ऐसे में बीजेपी ने इसको पूरी तरीके से हवा देने की कोशिश की और ये कहा कि भैया अगर आप, पूरे देश में नक्सलवाद रहा है, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उस समय तो आपने उसको खत्म नहीं किया, आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं कि आप दिमागी नक्सल है, उस पर गर्व है, यानी कि आपने एक बढ़ावा दिया नक्सलवाद को। और जब गृह मंत्री अमित शाह बने, उन्होंने पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया है, उन्होंने खात्मा किया है। तो ऐसे में उसी की वजह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन एक बीच में इंटरवेंशन है और पल्लवी जी उसको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ये यूपीए सरकार उस समय बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर रही थी। नक्सलिज्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट चिदम्बरम ने भी तैयार किया था और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे उसके, काफी अच्छे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक तब हो गई थी जब महेंद्र कर्मा और वो जो डेडली अटैक हुआ था, पूरा छत्तीसगढ़ वाइप आउट हो गया। अच्छा, तो उसके बाद संभवतः क्या आप जब गए थे वहां पर, आप जरा बताइए उस समय यूपीए सरकार और जो एनडीए सरकार के नक्सल विरोधी अभियान के अप्रोच में क्या अंतर? देखो सफलता अब मिल गई कि, लेकिन ये अचानक से मिली, इसके पीछे कब से तैयारी हो रही थी, जरा इसके बारे में बताइए। कांग्रेस गवर्नमेंट में जो नक्सल पे जो सबसे बेस्ट काम हुआ था कि नक्सल में अगर पुलिस जैसे अंदर जाती थी जंगल के अंदर में,
सीएपीएफ के लोग जाते थे, वो मारे जाते थे, कहाँ पे क्या लगा हुआ है पता नहीं होता था। उस वक्त में कांग्रेस गवर्नमेंट में एक चीज अच्छा स्टार्ट हुआ था कि जो नक्सली हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं या जो गांव के लोग हैं, उनको एक चुन करके लाओ और उसको तैयार करो। उसके बाद वो अलग अलग टीमें बनाई गई। उसी का एक अपग्रेड मॉडल जो है बीजेपी में देखने को मिला। बीजेपी उसको और बेहतर की, अच्छा की। तो स्टार्ट कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ था और उसका एक बहुत अच्छा खासा असर कांग्रेस के समय में मिला था। उस वक्त में सीएपीएफ के भी लोग कहते थे यार कि हाँ, हमारे पास एक रास्ता, एक बंदा दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला मिल रहा है जो नक्सलियों के खिलाफ काम कर रहा है। सलवा जुडूम, हाँ, हालांकि उसका विरोध भी हुआ। हाँ, हुआ था बहुत ही। अच्छा, ये एक थोड़ा सा इसमें ये भी है कि जैसे कांग्रेस के समय में जो हुआ, लेकिन उतना ज्यादा मतलब चर्चा का विषय नहीं रहा कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद को खत्म किया है। लेकिन खत्म तो नहीं हुआ था, इसलिए विरोध भी हुआ। जब गृह मंत्री अमित शाह बने तो उन्होंने एक टारगेट के तौर पर एक डेट निर्धारित किया गया। ये मतलब एक ये बहुत ही महत्वाकांक्षी बात होती है कि किसी चीज के लिए आप एक डेट निर्धारित कर दें। ये बात है सही। तो अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल पर अभी कुछ और होगा पल्लवी जी, कांग्रेस की तरफ से? आप बताओ। दोनों तरफ से कहीं से कुछ? लेकिन मुझे नहीं अभी, अगर आप नोटिस करो बीजेपी में अब ज्यादा फोकस वंदे मातरम पे आ गया, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ होता है। दिमागी नक्सल वाला थोड़ा सा ट्रिकी टेरिटरी है। और आप बात करें यूपी के टाइम की, मुझे अभी भी याद है कि कांग्रेस के अंदर में भी एक मतभेद था कि नक्सलिज्म को कैसे टैकल किया जाए। कुछ लोग जो एनएससी है, जो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बनी थी, उनका मानना ये था कि ये बेचारे लोग हैं, हमें ये भी बात समझना चाहिए कि लोग नक्सल क्यों बनता है। एक ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता दिमागी नक्सल वाला बात। एक और प्रॉब्लम थी, एक और विषय पे वहां पे चर्चा बहुत हुई थी कि क्या नक्सलियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तब ये तर्क दिया गया था कि ये हमारे देश के लोग हैं, ये विदेशी लोग नहीं हैं, अपने लोग हैं। काफी बवाल भी हाँ, भटके हुए लोग हैं, अपने लोग हैं, हथियार उठा लिए बट अपने लोग हैं, तो इनको उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह से हम पाकिस्तान के लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। वैसे एक ये चर्चा हुई थी। वंदे मातरम की आपने बात की, जरा वंदे मातरम पर रवि बताइए। ये वंदे मातरम ये तो ऐसा हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये खत्म होने वाला भी नहीं है आने वाले दिनों में। सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा कि दिमागी नक्सल, क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एक नया वर्ड यूज किया था और उसके बाद बहुत लोगों की हालांकि मिर्ची लगी हुई थी और उसको लेकर कमेंट भी किया गया था। उससे पहले अर्बन नक्सल और उससे पहले हथियारबंद जो नक्सलवाद थे उसको लेकर, यानी 3 टर्म थे। लेकिन अभी जो वंदे मातरम का जो मामला रहा, वंदे मातरम क्योंकि अभी देखिए पार्लियामेंट का सत्र खत्म हुआ है, वहां से कानून पास हुआ है जिसमें ये कहा गया कि अगर जानबूझकर व्यवधान डाला गया तो 3 साल की सजा भी हो सकती है सरकारी कार्यक्रम में। तो एक तरीके से सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन अब ये क्योंकि कांग्रेस के कार्यक्रम में जब 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में इस तरीके से कहा गया कि हम 2 ही छंद जो शुरुआती दौर से हमारा था उसको ही हम गाएंगे, उसीलिए बीजेपी इसको पूरी तरीके से मुद्दा आने वाले दिनों में ही बनाएगी कि कानून से क्या आप लोग बढ़कर हैं, जो सरकार यानी कि पार्लियामेंट में पास हो रहा है उसको क्यों नहीं मान रहे? मैं बता रहा हूं क्यों नहीं मान रहे। कांग्रेस ये कह रही है कि कानून आपने आज बनाया, इसके पहले आप क्या गा रहे थे? इसके पहले जो वंदे मातरम गा रहे थे वो देशभक्ति का वंदे मातरम नहीं था क्या? और अगर आप नहीं गा रहे थे इसका मतलब क्या था? आप देशभक्त नहीं थे क्या? नहीं, पर इसमें सरकार का कहना ये है कि आप पूरा वंदे मातरम क्यों नहीं गाते? तो पहले क्यों नहीं गा रहे थे? कौन? बीजेपी के लोग। तो यूपी की सरकार थी ना। अरे अभी 1200 यूपी की सरकार है। बट मैं आप एक टाइमिंग नोटिस करो, जब वो नोटिफिकेशन आया ये बताइए पल्लवी जी, पहले तो एक बात बताइए। नहीं, जो मैं आप इसमें पॉलिटिक्स भी है, मैं आपसे सहमत हूं। साल तक ये 2 ही छंद क्यों गाए गए? अच्छा, हम उन दोनों के तर्क वितर्क में हम क्यों? क्योंकि कांग्रेस पूछ रही है। उनके लिए देखो, बीजेपी और आरएसएस के लिए 6 जो छंद हैं उसमें सूट भी करता है। 2 छंद के अलावा जो इनका जिक्र है कि उसमें धर्म को जोड़ा गया है, उसमें भारत माता, दुर्गा माता और ये सब चीजें। लेकिन रवि, इसमें एक बात ये है, ये जो आइडिया आया था कि पूरा वंदे मातरम गाना चाहिए, पता है वो नोट कब रिलीज हुआ था? बंगाल इलेक्शन के दौरान। लेकिन ये गाया क्यों नहीं जा रहा था पल्लवी जी? हाँ, ये गाया क्यों नहीं जा रहा था, ये सवाल तो बिल्कुल। क्योंकि 1937 में ये सवाल उठा था, और सिर्फ सवाल मुस्लिम लीग ने नहीं उठाया था, सवाल ब्रह्मा संस्था ने भी उठाया था। और उन्होंने ये कहा था कि हम किसी देवी देवता की पूजा, मुस्लिम धर्म के लोगों ने कहा था, हम कैसे कर सकते हैं? तो उस पे कंसल्टेशन हुआ। उस पे इसमें कौन कौन लोग थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने सलाह दी कि 2 ही छंद गाओ। सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा कि 2 ही छंद गाओ। सरदार पटेल थे, उन्होंने कहा 2 ही छंद गाओ। अब वो कांग्रेस कह रही है कि जो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस लोगों ने तय किया, उसको रिवर्स करने वाले हम कौन होते? तो इसलिए कांग्रेस का ये तर्क है कि भाई 100 साल से ज्यादा समय से 2 ही छंद गा रहे थे ना हम लोग,
तो तब हम क्या जो लेकिन मैं एक जितने बात भी लोग बता गा दूं, थे ये एंटी नेशनल थे। कांग्रेस इस बात पे अड़ी हुई है कि हम गाएंगे तो 2 ही स्टैंजा गाएंगे, ये उनका पॉलिटिकल लाइन ले लिया गया है। और चाहे बीजेपी कुछ भी प्रोवोक करने की कोशिश करे, कांग्रेस नहीं मानेगी। इसमें कांग्रेस अपनी नजर से सही है, बीजेपी भी अपने पॉलिटिक्स खेल रही है इस बात पॉलिटिकल पे। तो ही है, हाँ, पॉलिटिकल तो है, पूरा इसमें गेम प्लान अरुण जी, पॉलिटिकल है। इसमें जो है, मैंने भी कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया, मणिपुर और नक्सल वाला एरिया जो है छत्तीसगढ़, घूमता नहीं है ऐसे ऐसे जगह पे, मणिपुर चले गए इस बात पे। मैं 4 दिन रह के आया हूँ और मणिपुर में। घूमने दीजिए तभी तो कहानी और- लाए घूम के। हाँ, ओके ओके। वहाँ और पे वैसे भी कंकड़ कंकड़ शंकर शंकर नाम ही शंकर है, तो कंकड़ कंकड़ घूमने वाला आदमी है। एक चीज मैंने देखा कि वहाँ पे चाहे वो छत्तीसगढ़ वाला एरिया था नक्सल वाला, वहाँ पे 2 ही लाइन गा रहे हैं, वंदे मातरम या जय हिंद जय भारत कर रहे हैं लोग, लेकिन वहाँ विकास और डेवलपमेंट की अब चर्चा हो रही है। वहाँ पर जो मौजूदा सरकार के द्वारा जो विकास, जहाँ पे कभी आज तक 20 साल 25 साल में कोई लोग जाते नहीं थे, अब लोग जा रहे हैं उस जगह पे। और खासकर कुछ ऐसे जंगल वाला एरिया था जिन जगहों पे हम लोग जा करके वहाँ पे कवर कर रहे हैं। एक चीज है कि विकास अगर हो रहा है देश में, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और लोग वहाँ पर वंदे मातरम पूरा नहीं गा रहे लेकिन हैं। सबसे अच्छी नहीं, तस्वीर वंदे थी मातरम- जब वो लेकिन वहाँ वंदे मातरम, जय हिंद महिलाएं, जय भारत ऐसी जो नारे हैं। रैंप पे वॉक की, हाँ, गजब बहुत- का बहुत- पिक्चर था। बट वंदे मातरम पूरा गाने के लिए पूरा आना भी तो चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के एक बच्चे के देखिए वीडियो क्या मुझे तो वायरल हो लगता रहा है है। कि बहुत सारे प्रवक्ता टीवी पर जो लोग बोल रहे हैं या सोशल मीडिया ना पे जो गाएं बोल तो रहे हैं बेहतर पूरा है, गाना चाहिए। expose हाँ, हो अगर जाएंगे। मतलब पूरा तो याद शुद्ध करना और एक बहुत, शुद्ध बोल। देखो क्या है, लेकिन हम लोग याद ये सब करना बात चाहिए कर रहे सबको। हैं, हम सोनिया गांधी की बात क्यों ना करें? आप देखो उस आप दिन करिए। कितना मस्त था क्या कि सोनिया गांधी के लेके बेचारी को लेके इतना बवाल हुआ। बेचारी मैं इसलिए कहूंगी बिकॉज सोनिया गांधी इस बात को लेके हमेशा से पर्टिकुलर रही है कि मुझे पब्लिकली सही दिखना है, जो अच्छी बात है राजनीति में। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जाते तो थे 10 जनपद, पर वो खड़ी रहती थी दरवाजे तक जब उनको रिसीव करके ले आना। कल भी मैं प्रोटोकॉल। नोटिस कर रही थी कि वो खड़ी थी, फिर खड़गे जी उतरे, फिर उनको ग्रीट करना, मतलब वो हवा, उस दिन वो नाराज होना, ये थोड़ा सा अन सोनिया गांधी वो लाइक है। इसलिए हुआ। और एक पहले चीज, भी- एक बार और, उसी दिन नेक्स्ट 24 आवर्स कितना अच्छा मैनेजमेंट हुआ, वो किताब का बाद रिलीज हुआ सोनिया गांधी का। अब सब लोग उस किताब की बात कर रहे हैं, और मोस्ट अवेटेड किताब होगा, वो मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि वो बेस्ट सेलर। क्योंकि 50 साल की जो हिस्ट्री है उनकी, और एक इटली की लड़की किस तरह से और दूसरी बात लंदन ये है, पहुंचती है, हमने कैसे कभी प्रधानमंत्रियों के घर के लड़के से प्यार और हो जाता है, और अरुण, कैसे हिंदुस्तान में आके हमने- इतनी ट्रेजेडी सह के, और बिल्कुल। वो उसमें बहुत कुछ इमोशन है, बिल्कुल। And उसमें अरुण, बहुत हमने इवेंट आज है। तक कभी सोनिया गांधी की जुबान से नहीं सुना है कि कैसे वो फील करती थी जब वो आई थी, गाजर का हलवा बनाना सीखा, और वो अपना मशीन लेके आई पास्ता बनाने का। पहले कहती थी संस्कृति मुझे अलग थी, भाषा दाल अलग रोटी है, समझ सब नहीं आती थी, अब मैं कहीं 10 दिन चली जाती हूँ तो हाँ, बिना चावल दाल के और मेरा अरहर पेट की ही नहीं दाल, भरता। उसका अरहर की दाल और अरहर की चावल। दाल, और बोलती थी कि मुझे धनिया पत्ता एकदम पसंद नहीं। हाँ, महक इंटेंस होती होगी ना। स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना धनिया strong, पत्ता, हाँ। ग्रीन चिलीज, अब उसके बिना वो खा ही नहीं सकती। एक लेकिन उस दिन की जो बात आप कर रही थी पल्लवी जी, मैं बता दे रहा हाँ, हूँ, उस दिन वहां बता। पे तो एक बड़े नेता कांग्रेस के हैं, उन्होंने ये सारा गफलत जो है क्रिएट किया है। महासचिव लेवल के नेता है वो, नाम लेने पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाया करते हैं वो। फिर उनकी प्रॉब्लम थी, एक दिन पहले रिहर्सल हुआ वहां पे, पूरा वंदे मातरम गाया गया। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बताते कि देखिए इस बार से प्रोटोकॉल बदल गया है, और टॉप 3 लीडर्स को उनको जाके कम्युनिकेट करना था, उनका काम ही कम्युनिकेट करना है। उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया प्रॉपरली कि देखिए अब कौन है वो? आपका दोस्त तो वो कितना मेरे ऊपर डाल दिया इसने, वो आपका भी अच्छा, है। ये देखो अरे अभी मुझसे नहीं, ये पूरा बस बता रहा हूँ। फिर क्या ये हुआ, कहानी सुनते हैं। नहीं हाँ, तो क्या हुआ, एक दिन पहले रिहर्सल हुआ, और वो जो सेवा दल के जो चीफ हैं श्रीनिवास, उनको कम से कम 150 बार बोलना पड़ा, क्योंकि पहली बार का मामला था, कब विश्राम करना है, कब सावधान करना है, कब वंदे मातरम गाएंगे, कब बंद करेंगे, कब जनगणमन गाएंगे, ये तो उनको बोलना था। तो पूरा रिहर्सल हुआ। लालजी देसाई जो पहले वाले प्रमुख थे वो बुलाए गए थे, इसीलिए खास तौर पे प्रॉब्लम हुई कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जाकर के 3 बड़े नेताओं से जो वहां पे मौजूद थे उनको कम्युनिकेट नहीं किया कि भैया अब समय बदल गया है, 2 की जगह अब हमको पूरा गाना है, क्योंकि कानून बन गया है। इस पे क्लैरिटी नहीं दी, इसकी वजह से गफलत हुई, एक नेता की वजह से गफलत हुई। और दूसरी बात, सोनिया गांधी ने तब भी पूरा सुना उन्होंने, और उसके 1 दिन 2 दिन पहले जब सत्रावसान हो रहा था, सनराई हो रहा था, तब भी उन्होंने 3 मिनट 10 सेकंड खड़ा होकर प्रमोद तिवारी के बगल में राज्यसभा में सुना। तो जो कांग्रेस पार्टी का ये आधिकारिक लाइन है अभी तक कि भाई हम अपने समारोह में 2 स्टैंजा ही गाएंगे, लेकिन कहीं अगर वंदे मातरम बज रहा है सरकारी कार्यक्रम में, हम वहां उपस्थित हैं,
तो थोड़ा बीच में छोड़ के चले जाएंगे, हम पूरा समय नहीं। खड़े रहेंगे, हम सम्मान अच्छा, करेंगे। इसमें- ये कानून एक्चुअली उस पे है ना कि कोई भी सरकारी फंक्शन, कांग्रेस का इसमें फंक्शन पे इस पे एक भी है सवाल कि ये बहुत- प्राइवेट फंक्शन था, तो इस पे आप कोई इशू बना भी नहीं सकते, कोई मतलब नहीं, आप वो कोई इशू बना नहीं सकते, उसको तो मुकदमा दर्ज करने की मांग हाँ, होगी। वो तो कोर्ट में FIR तो दर्ज वैलिड करने की होना बात पड़ेगा हो ना, मुकदमा तो मैं आप पे भी दर्ज कर दूं, बट इट हैज टू बी हेल्ड बहुत अप इन जगह- कोर्ट। बहुत मैं जगह एक इस कहने बात- की बात कर रही हूँ, किस बात पे? एक किसी से बात पे ऐसे ही। पल्लवी जी बहुत जगह शंकर है, अरे तो ये मेरे लिए भी ईडी, तो है। सीबीआई, सत्येंद्र जैन, अरे मेरे लिए सुप्रीम मनने- कोर्ट, मेरे लिए बहुत- सुप्रीम कोर्ट में मैं यही कह रहा बात पल्लवी जी, करेंगे। बहुत जगह इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर में वहां पर कौन ऐसा कार्यकर्ता या नेता है जो मोबाइल से वीडियो हाँ। अपलोड कर दिया, रिकॉर्ड किया, और जो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मोबाइल से अच्छा मुझे बात रिकॉर्ड बताओ किया। रवि, देखो क्या है। क्या बीजेपी वाले का कोई संपर्क रहता है क्या ये कि ऐसे ऐसे ओकेजन में, क्योंकि राहुल गांधी का जो ऑडियो लीक हुआ, बदमाशी तो किसी ने वहीं वो से तो किया। मेन में भी था। अंदर और राहुल गांधी का जो ऑडियो लीक हुआ है, वो मेन जो कांग्रेस पार्टी ने दे रखा था उस दिन हाँ, ऑनलाइन पर जो उसमें है, साफ नहीं निकल रहा था ना, मतलब लेकिन- किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन उसमें क्या है पल्लवी जी, आजकल इतनी मशीनें हैं, आप बैकग्राउंड सुरंग को सब फोरग्राउंड में डाल दीजिए, पीछे वाला लेकिन सुन ये भी तो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट जांच कौन है इसकी वो जांच होनी जिसने चाहिए। ये भेजा। अच्छा, इनसे तो पहले जांच लेकिन बाद में अरुण उसमें निपटेंगे। टाइम भी वेस्ट हाँ। नहीं हुआ, साथ के साथ बीजेपी ने इसको पिकअप किया, हाँ। 5 मिनट के अंदर ये वायरल हो गया। मैं जरा अच्छा, इनसे- इसमें हाँ। मैं थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा। जब वंदे मातरम की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसी समय देखो गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट भी आ रहा है, बयान आ रहा है, सामने भी दिख रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि हाँ, अभी तो breaking news आई 1937 है। वाली नीति कांग्रेस की नहीं चलेगी और ये पार्लियामेंट से पास है, तो ये इस तरीके से देखो कानून जो बनाया गया है उसको मानना ही पड़ेगा। मतलब देखो इस गृह पे मंत्री की तरफ से। सियासत तो होगी ही, हाँ। होनी है। इस पे तो अगले मुझे लगता है कई हफ्ते हम लोगों के पास भी दोनों तरफ के बयान है, बहुत काम है। शंकर, एक चीज बताइए, हालांकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, लेकिन एक बार मेरे मन में हमेशा आता है कि ये सत्येंद्र जैन का क्या मामला भाई, कभी सीबीआई उठा लेती है, कभी ईडी उठा लेती है, कभी कोई जांच एजेंसी उठा लेती है, अब तो ACB है ना। जी, और दिल्ली सरकार की ही है। हाँ, कल यही हाल जो कल कोर्ट में भी था, जब हाँ। उनको लाया गया, कल 6.5 घंटा तक सत्येंद्र जैन बैठे रहे हैं कोर्ट के अंदर में। क्यों? क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया चल रही थी, सुनवाई हुई, उसके बाद फैसले को रिजर्व रख लिया गया। तकरीबन 7 बजे वो लोग निकले हैं, 12 बजे आए हैं और 7 बजे वो लोग निकले हैं। इस दौरान में सबसे इंटरेस्टिंग कहानी रहा कि जो कई 6 आरोपी आए गए थे, बैठे बैठे वो लोग भी सोना स्टार्ट कर दिया। ACB वाले कह रहे हैं कि भाई कौन कहता है कि चैन की नींद, देखो चैन की नींद ये होती है। आरोपी भी कोर्ट के अंदर ही सो रहे हैं बैठ के। हाँ। जो अधिकारी हैं, जो ACB के थे, वो भी उनको भी बैठे बैठे झपकी आ रही है, क्योंकि अब बैठे बैठे अब क्या करेंगे आप, 6 घंटा 7 घंटा वो भी नींद ले रहे हैं। एक्टिव आदमी एक ही था, जो सत्येंद्र जैन। कभी कल कोर्ट के सामने जाके कल वो अपनी बात दलील खुद कर रहे थे ना, दे रहे थे। खुद से देना स्टार्ट कर दिए और बता रहे थे कि बतौर मंत्री मंत्री। ये पॉसिबल नहीं होता है कि सब चीजों को आप जाने, ये कर रहे हैं, और अपनी बातों को रख रहे थे। तो ये भी कल देखने को मिल रहा था। ACB वाली बात अपनी कर दी, कभी CBI। अब आने वाले दिन में ईडी फिर से उठाने वाली है, ईडी फिर से उठाने वाली। सत्येंद्र जैन फिर जाएंगे और इसी केस में जाएंगे, क्योंकि ये नया केस फिर अभी तो उठाएगी। अंदर है। नहीं, अभी तो बाहर आए हैं, केस चल रहा है अभी बाहर अच्छा है। अच्छा, एक इनका कहने का मतलब जो पुराना ईडी वाला केस है, हाँ, उसमें फिर वो इनको पुराना जो केस चल रहा था वो चल ही रहा है। ये ACB के द्वारा एक नया केस रजिस्टर किया गया है। ठीक है। अब इस केस को ईडी के द्वारा टेक ओवर किया जाएगा। अच्छा, अब उसकी जो मुश्किल बढ़ेंगे, अभी नए वाले केस में फिर अब जाएंगे अंदर। नहीं, लेकिन मामला तो वही है ना जो जेल में थे वो। नहीं मतलब नहीं नहीं, हाँ, ये जो वक्त में ACB अलग-अलग ने नया केसेस केस कई जो केसेस किया है, हैं। इसमें अब ईडी की एंट्री होगी, क्योंकि हाँ। फाइनेंशियल इरेगुलेटरी जहां है, ईडी वहां है। वो लंबे समय तक जेल में भी रहे। अरे कल बहुत- कल अरे कोर्ट के उनका तो सामने- हुआ था वो पैर अब पैर नहीं, अब दबाते सोचो- समय जो नहीं मसाज करा, इन्होंने ही कराया था ना मसाज। हाँ, इन्हीं तिहाड़ जेल का हाँ, तिहाड़ जेल। देखा नहीं, क्योंकि और उस समय उन्हीं के अंडर में तिहाड़ जेल था। शंकर हाँ। कहीं दिल्ली ये न सरकार कह दे, शंकर कहीं ये न कह दें कि चूंकि एजेंसियां चाह रहे हैं कि वो सब प्रॉपर मसाज लेते रहे, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा मसाज। हैं? इस बार मिलेगा ये मसाज। दलील तो नहीं है बदल गई है ना। जरा एक यार बता देना शंकर शंकर, हमें बता दर्शकों दो, को जरा मुझे बता लगता है इस देना। बार मसाज करवा नहीं, पाएंगे। Sorry। दर्शकों को जरा एक बात बता दो, ये ऑर्डर जो होता है, ये होने के बाद जो है रिजर्व कर लेते हैं। रिजर्व क्यों इतने देर के लिए कर लेते हैं, और रिजर्व करने का मतलब क्या होता है, उससे क्या बदल जाता है, जरा ये जरा बता देना फिनोमेना। तकरीबन 2.5-3 घंटे तक दलील दी गई, और दलील देने के बाद फिर उसके बाद उस पॉइंट को पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि कहीं पे भी फैसला जो भी हम निर्देश दें उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो कई बार जज भी अपने सीनियर जज से बातचीत करते हैं। जैसे हम लोग की बात होता है कि अगर मुझे कांग्रेस बीट पर कुछ करना है तो भाई अरुण जी हैं, पल्लवी जी हैं, पूछेंगे। बीजेपी में है तो हम रवि से पूछेंगे भाई क्या होगा। तो जुडिशरी में भी होता है, और फैसले लेने के पहले पूछा जाता है कि ये फैसला हम ले रहे हैं सही है नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो इन सब
बातों को पढ़ने में वक्त लगता है और तकरीबन 2 घंटे का ब्रेक इसलिए लिया गया। 2 घंटे तक वो बैठे रहे, लेकिन सत्येंद्र जैन जो है वो कल पूरा स्टडी करके आए थे और वो कह भी रहे थे कि मुझे बहुत तजुर्बा है इस सब चीजों का। तो कल सत्येंद्र जैन इसलिए कहते आगे गए और अपने वकील को बोले कि मैं अपनी दलील देना चाहता हूँ, खुद से अपना दलील दिए। तो अब उनको अभ्यास तो हो चुके हैं, अभ्यास हो चुका है और अच्छा खासा। अच्छा, एक चीज इसमें बोलना चाहूंगी, मतलब थोड़ा सा ऐड कर, जब सत्येंद्र जैन जेल में थे और लंबे समय तक जेल से बाहर जब निकले थे, पूरी तरीके से सिंगल, मतलब वो उनका लग रहा था कि स्वास्थ्य खराब हो गया है, पूरे से चल भी नहीं पा रहे थे। कल वाले एक दिन पहले वाली जो तस्वीर है उसमें ठीक ठाक लग रहे हैं, मतलब हाँ कल आपने सही कहा। कल यही चीज मैंने अपने नोटिस किया होगा, दोनों में तस्वीरों में चेंज है, गैप भी हो गया था। वेब टीम वाले दोस्त को मैंने बोला भी, हमने ये कौन सी फोटोग्राफ लगा रखी है, बहुत पतली फोटोग्राफ, हल्के से फ्रेश दाढ़ी और पतला, उसमें हमने यार अब तो काफी मोटे, अब हाल वाला जो फोटो वो यूज करो यार उनका। हाँ, अब पहले से थोड़ा सा तंदुरुस्त हो गए हैं, लेकिन कल जो कह रहे थे कि यार सुनो, जो दलील देना, एडवोकेट को भी समझा रहे हैं वो कि साहब ये नहीं, ये अरे लेकिन शंकर जो है, ये जो जांच एजेंसी है या फिर इन्वेस्टिगेशन करती हैं, ये मोटे माल वाले लोगों को पकड़े, सिर्फ मोटे लोगों को उससे कोई बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा उनके। आज सुकेश चंद्रशेखर फिर एक खत लिखा है अरविंद केजरीवाल को। क्या? सुकेश चंद्रशेखर भाई जो जेल में है, हम तो जैकलिन फर्नांडिस की वजह से जानते हैं। जैकलिन फर्नांडिस। तो आज फिर वो खत लिखा है। क्या? और जेल में उन्हीं को फायदा पहुंचाया गया था ना सुकेश को। हाँ, तो खत तो सुकेश चंद्रशेखर जेल में होता था, उसको सारी सुविधाएं अंदर मुहैया होती थी। तो वहां पर जब तक जेल प्रशासन आपसे नहीं मिलेगा, हालांकि अभी एक बड़े अधिकारी निपट गए, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी निपट गए, वो पुराने करप्शन के चलते, हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पे उसका ऐलान नहीं, लेकिन जेल के अंदर में कैसी व्यवस्थाएं होती हैं वो जानना इम्पोर्टेंट होगा। अगले एपिसोड में एकदम इसी नोट पे कि शंकर आनंद बताएंगे कि जिस जेल में सुई नहीं जा सकती, वहां पर सिगरेट से लेकर के और हथियार से लेकर के, मसाज से लेकर के और अलग खाने से लेकर नॉनवेज से लेकर के और न जाने क्या क्या कैसे पहुंच जाता है, इस पे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। क्या इसके लिए आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है, पागल बाहर भी है। अरे अरुण, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बट कनीमोरी को मैं देखती थी सच धज के बाहर, ये जाते हुए हैं कि पार्लर में, आप मुझे बता रहे हो वहाँ पे जो कैदी होते हैं ना, जैसे आप कोई उसको उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, मैं समझ गया, जिसमें एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दीजिए। तो मैं भी कई बार बाल कटाया हूँ वहाँ जाके। चलिए, लेकिन चर्चा खत्म करनी पड़ेगी अगले एपिसोड में पक्का, इस वादे के साथ कि शंकर आनंद जेल के अंदर क्या कुछ होता है, कैसे होता है, इस शर्त पे कि ये पार्लर में न दिख जाए, और उसके साथ साथ बाकी पॉलिटिकल जो खबरें हैं पूरे हफ्ते की और आगे आने वाले 15 दिनों में किन बातों पर फोकस रहना है, उस पर पंचायत विद रिपोर्टर्स का एक और संस्करण हम आपके सामने लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।